अस्सलाम वालेकुम सर। कल मैंने अटेंडेंस से रिलेटेड एक ईमेल की थी एक आध दिन पहले। योग सब की मिल गई होगी सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैंने अटेंडेंस से रिलेटेड एक ईमेल की थी आप लोगों को लास्ट टाइम। यस सर। यस जी सर। सर। जी सर। जी सर देखी थी। मुझे चलिए मैं एक दफ़ा दोबारा उसको डाउनलोड्स में देख रहा हूँ ज़रा। तो मैंने जब अटेंडेंस देखी है तो उसमें मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनकी 5 से 6 एब्सेंटीज़ हैं, और वो बिल्कुल मामूली सी बात है। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ऐसे लोग हैं जिनकी 5 5 6 6 एब्सेंटीज़ हैं। वो आपको आपके ऑब्वियसली ऑनलाइन पोर्टल पे नज़र भी आ रही होंगी जो कुछ भी अटेंडेंस की परसेंटेज है। तो ये आप लोगों के लिहाज से बड़ी ही एक अजीब सी बात मेरे सामने आई है कि आप 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप इतना इजी ले रहे हैं अटेंडेंस को। ठीक है, तो ये पता नहीं किसने आपको किसी खाम ख्याली में रखा है। अब जो कोई भी है, जिस तरह की भी उसकी अटेंडेंस है, ये ख़ास करके 5 से 6 छुट्टियों वाले जो लोग हैं, इनको कोई भी एक सिंगल लेक्चर छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। आप जो मर्ज़ी एक्सक्यूज़ लेके आते रहें। बेहतर यही है कि आप अब कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है, आप जो जौन सी भी स्टेज भी हैं, अटेंडेंस के इट्स बेटर के कोई भी आप लेक्चर ना छोड़ें। ठीक है, और आप अपनी चीज़ों को जो है ना बिल्कुल, और इसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे शॉर्ट अटेंडेंस या इस तरह की किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये 1 साल के बाद जाके कोर्स ऑफर होना, और आप 4 ईयर की डिग्री को 5th ईयर में जाके कंप्लीट करें। ठीक है, और इसके ज़िम्मेदार साहब ज़रा आप पहले दिन से आप एक जो कोटा है, जो एक आपको रूम दिया गया, उसको आप इंजॉय करें फ्रॉम द डे फर्स्ट। ठीक है, तो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, अटेंडेंस के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप लोग जो हैं वो अपनी जो 80% अटेंडेंस है उसकी पॉलिसी को मेंटेन करें, और ये तो एंड ऑफ द डे डिसाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हैं और क्या परसेंटेज बन रही है। तो आप अभी से जो कुछ अवेलेबल है उसको अवेल करके, बहुत सारे लोग जो हैं छुट्टियों को बैठे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियस लें। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे मेरी बड़ी गहरी नज़र है, साफ ज़ाहिर है। ठीक है जी, तो अभी भी मैं अटेंडेंस से करता हूँ मेरा स्टार्ट। मैंने आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वार्न किया, ख़ास करके आपके इस कोर्स को, आपके इस सेक्शन को, हर लेक्चर में ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ये जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है फ्राइडे को, उसके अंदर ये कुछ लोग थे जो कि एब्सेंट थे। अब्दुलरहमान था एब्सेंट, उस पर हसन अली था, मोहम्मद हसाम सदीक उसमें नहीं था, खुनशान भी नहीं था, मज़हर, शहरियार, उमर हयात, वकास, ज़ैर इफ्तिखार, ये लोग एट द मोमेंट मेरे पास आ रहे हैं जो कि फ्राइडे के लेक्चर के अंदर, पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर एब्सेंट थे। सर लास्ट टाइम तो मैं प्रेजेंट सर। तो ये लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं ना? लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ जो 21 मई को है, जुमे वाले दिन। आज बुध है, आज इस वीक का पहला लेक्चर है। थे आप फ्राइडे को? नहीं सर, फ्राइडे को नहीं था मैं, समझ सर आपकी हो रही है सर। यस सर, क्या किया? फ्राइडे को सर मैं एब्सेंट था सर।
सर फ्राइडे को मैं सर एब्सेंट था। हाँ, ये जो एब्सेंट थे उनका ही मैं बता रहा हूँ। चलें जी, सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस अभी लगी नहीं है, सब्र ज़रा करें, अटेंडेंस के मिसाइल चल रहे हैं। ओके सर। और बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी नज़र से गुजरते रहते हैं, इनको मैंने मल्टीपल टाइम्स पता नहीं कितनी को वार्निंग्स टाइप की ईमेल की और ये उतना इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये तो वक्त फ़ैसला करेगा कि इंजॉय उनका कैसा रहा है, क्योंकि एक बंदा टाइम निकाल के एक कुछ चीज़ों को देख के, जिनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसका एक टीचर उसको अटेंडेंस देखता है, फिर उन स्टूडेंट्स को समझाता है, उनको वार्न करता है, और वो अपने एंड से लगे हुए हैं जो कुछ भी उन्होंने करना है। ओके जी, अब्दुलरहमान, अटेंडेंस में लेने लगा हूँ और आप अपने माइक्स वगैरह ऑन कर लें। ओके जी, अब्दुलरहमान की आवाज़ तो नहीं मुझे आई, लेकिन चलें, मौजूद होने की वजह से मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला माइक बंद किया हुआ है, अटेंडेंस बंद माइक की बेस पे लगानी है मैंने या बोलने की बेस पे लगानी है? ये सूरत हाल है। पहले बंदे की आवाज़ नहीं आई, वो हाथ खड़ा करने की कोशिश कर रहा, और दूसरे बंदे ने माइक नहीं ऑन किया। ये बरकत है जी हमारी इस अटेंडेंस की आज की ना। हाँ जी आबिदुल्ला, ये सीरियसनेस है सबकी जी। यस सर। ठीक, अफ़ान आसिफ, प्रेजेंट सर। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक, अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है, शाम अहमद, एहतशाम, शाम या सर एहतशाम? एहतशाम, आबिदुल्ला इसको जानते हो एहतशाम को? नहीं एहतशाम सर, ये हम्म, नहीं सर, इसका कांटेक्ट नहीं। इसको भी मैं बड़ी सर मैं उसको मैसेज पहुंचा दूंगा शाम को। पता नहीं इतनी उसके पास गुंजाइश है भी या नहीं मैसेज पहुंचाने वाली। चले, फाद इफ्तिखार, सर वो असल में कर दूं गया बस कर दूं मैं, वो उसका बना होता है इशू रोज ही पे। दो दो तीन चीज़ें यार, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। ये जब ऐसे होंगे तो उसमें आइडिया होगा, स्कर्दू हो, लिया हो, बखर हो, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती अटेंडेंस में कि एक टेबल बना और उसके आगे नहीं सर वो बात ठीक है आपकी, मैं मैसेज दे दूंगा इसको सर पे भी। ये ये आप ये मरी और कगान रान की बेस पे आपकी पूरी क्लास का ये हाल है। ठीक है, और फाद इफ्तिखार है जी, ये इसको भी कहें, ये फाद भी अभी अटेंडेंस लगते लगते बीच में आ जाएगा। ये हाफिज़ फैज़ान भट्ट साहब आपके साथ पहुंच रहा होता है, तो इसको ज़रा लेक्चर के बाद में समझाएं ज़रा। यस सर मैं कहता हूँ। उम्मीद है कि आज के बाद सारे समझ जाएं। हाफिज़ फैज़ान भट्ट, सर ठीक है, हमज़ा ताहिर, हमज़ा ताहिर, प्रेजेंट सर। ठीक, शाम सरवर, प्रेजेंट सर। ठीक, हसन अली, प्रेजेंट सर। हसन अली आपकी भी ठीक ठाक छुट्टियां होती हैं, मेरे ख्याल से आप भी कोटा अपना कर चुके हो वेल ना, आप भी रेगुलर रहना ज़रा। खुरम शहजाद, यस सर।
हाँ, आपकी भी सेम ही सिचुएशन है। अटेंडेंस आपने भी काफ़ी एब्सेंटीज की। मोहम्मद एहसन। प्रेजेंट सर। एहसन, आप भी कोई स्टार्ट में आपकी अटेंडेंस ठीक थी, अब दरमियान में आके कुछ 3-4 लेक्चर के बाद एक आध दिन आप भी सर दो बीच में से गए, कोई बात एब्सेंटीज हैं, एक में सर वो फोन ही डैमेज हो गया था, इसका पैनल टूट गया था क्लास। कोई बात नहीं। वो जो 5-6 छुट्टियों को कोटा है वो ये डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए होता है ताकि आप उसको अवेल कर सकें। और मोहम्मद असद मेहदी। यस सर। असद, आपकी भी अटेंडेंस के मामले में माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से ज़रा देखें। दाऊद मंसूर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद हमजा रमज़ान। यस सर प्रेजेंट। ठीक है। हसाम सदीक। यस सर। साम, आपकी भी बेताशा ही माशाल्लाह छुट्टियाँ हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ठीक है। मोहम्मद खुनशान शाहिद। खुनशान प्रेजेंट शाहिद। सर। अच्छा। ओके जी। मोहम्मद मज़र। यस सर। हाँ जी मज़र, आप भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप भी थोड़ा गौर करें ज़रा। शहरियार। यस सर। शहरियार, आपके भी माशाल्लाह क्या कहने। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ईमेल के अंदर समझाने के बावजूद पता नहीं किस तरह की सूरत हाल है आपकी। मोहम्मद उमर फ़ारूक। यस सर। जुमर फ़ारूक, आपकी भी शक्ल से तो काफ़ी यहाँ पे 3-4 तो आपके पास भी एबसेंटीज़ आ रही मेरे पास। उमर हयात। यस सर। उमर एंड पे आपकी बहुत ज़्यादा एबसेंटीज़ हो गई हैं, क्या वजह है? नींद आ गई हम्म? सर, क्लास ज्वाइन करनी थी, उससे पहले नींद आ गई। आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास ठीक से जी। सर मैं कह रहा हूँ नींद आ गई थी क्लास से पहले। चलें, जो कुछ भी कह रहे हैं, आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन खैर आवाज़ आ रही लेकिन आवाज़ स्लो है, यानी कि ऊंची आवाज़ नहीं है। तो खैर नहीं हो, अटेंडेंस को सीरियस रहने। मोहम्मद वकास। प्रेजेंट सर। अच्छा जी। मुश्तबा आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। सुहेल करीम बुगटी। प्रेजेंट सर। भुट्ट साहब, आपके भी इलाकाई मसाइल चलते रहते हैं, आप भी ज़रा अटेंडेंस पे फोकस करें ठीक तरह से। ठीक। सुलेमान जी अहमद सर। भट्ट। यस सर प्रेजेंट। भट्ट साहब, आपने भी आगाज़ में बड़ी रेस्ट की है जी। ज़हर इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ज़हर इफ्तिखार। सर प्रेजेंट। हाँ जी, ज़हर भी रेस्ट करता रहता है जब दिल करता है। तो अच्छा, ये है कि अब ऑन अ सीरियस नोट सुन लें, ये कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, जो मर्ज़ी एक्सक्यूज़ हो, कोई गुंजाइश नहीं है, 0% टॉलरेंस है। और आज के बाद मुझे कोई भी अटेंडेंस का कोई 1% भी कहीं से कोई क्लेम या इशू जो है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोगों की कोई अटेंडेंस की सूरत हाल ठीक नहीं है। ओके जी। अभी अटेंडेंस के दौरान तो नहीं किसी ने ज्वाइन किया, एहतिशाम ने या फ़ात इफ्तिखार ने? ओके जी। तो आज को मैंने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि मेरी लाइट गई हुई है तो मेरा पैकेज नहीं है, इस वजह से। लाइट वाले मोबाइल भी चार्ज कर लिया करें और पैकेज वाले पैकेज भी लगा लिया करें। ये कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं ठीक तो मेरे से इस कॉन्सेप्ट ठीक कर लें जिसके भी ख़राब हैं। यस सर मेरी नहीं अटेंडेंस हुई। किसकी? सर मेरी अब्दुल्ला बिशारत। अब्दुल्ला बिशारत, मैं क्लास को लेके तकरीबन ये इस्लामाबाद के करीब चक्री पहुंचने वाला हूँ, आप अभी आ गए हैं। आपका दूसरे नंबर पे नाम बोला, आपको 2-3 दफ़ा बुलाया भी है और आप माइक बंद करके बैठे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिशारत की अटेंडेंस नहीं हुई। सर वो हैंग हो गया था। कोई चीज़ हैंग नहीं होती, बस दिमाग को ठीक कर लें, थोड़ा
कोऑपरेट करने की पोजीशन में आ जाएं, ठीक है, कुछ भी हैंग नहीं होता, ठीक है। अल्लाह अल्लाह आप लोगों को। यस सर। हाँ जी, ये मैं कोई अभी अभी जो है ना वो कुस्तुनतुनिया से नहीं आया हुआ कि मुझे चीज़ों का पता ही नहीं है, बस क्या कहूँ मैं आप लोगों को, उम्मीद ही कर सकता हूँ अच्छी। ठीक है, बाकी आपको दाऊद मंसूर बाद में क्लास के बता देगा कि सर क्या कह रहे थे, क्योंकि आप तो माइक बंद करके भी आए हैं। जी सर, श्योर। अच्छा जी, इस पे भी करते हैं ज़रा स्टार्ट। अच्छा, आपकी एक असाइनमेंट मेरे पास आई हुई है, बड़े दिनों से मैं प्लान कर रहा हूँ उसको चेक करने के, तो इंशाल्लाह आज मैं उसको करता हूँ ज़रा स्टार्ट। प्रेजेंटेशंस भी कंटिन्यू करनी है मैंने, क्लास के अंदर ही प्रेजेंटेशन को भी, तो उसका भी थोड़ा मैं स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता हूँ ज़रा, ताकि थोड़ा सा आपको पहले टाइम दूँ और फिर उन प्रेजेंटेशंस वगैरह को स्टार्ट करूँगा। टाइम मैं आप लोगों को थोड़ा दे दिया करूँगा, तो वो आप उसको खुद से मैनेज कर लिया करिए। अब साफ ज़ाहिर है आपकी FYP पहले वो मेरी किसी डेडलाइन के करीब थी, उसको मैंने डेडलाइन को 1-2 दिन चेंज किया। अब साफ ज़ाहिर है अब मैंने प्रेजेंटेशंस लेनी है, कभी क्विज़ लेना होगा, कभी असाइनमेंट लेनी होगी, तो उसके अंदर फिर कहीं ना कोई किसी न किसी चीज़ की डेडलाइन आ रही होगी, तो अब ऑब्वियसली अकोमोडेट करने के लिए फिर इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको काम वगैरह कहा करूँ तो कोशिश किया करें कि उसके अंदर किसी और की डेडलाइन नहीं मेरे से डिस्कस करनी, वो अब साफ ज़ाहिर इतना मैं अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी से तो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही रही होती है। सेमेस्टर सिस्टम में यही कुछ होता है और पैरेलल में हमें सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, क्योंकि एट द एंड मेरे लिए फिर इशू होता है जब मैं उसको मैनेज नहीं कर सकूँगा, तो फिर मैं किस बेस पे मार्क्स लगा रहा हूँ। और डमी चीज़ें करने को मैं नहीं करता होता, ना मेरा उस पर दिल होता है, ठीक है। ओके जी, लास्ट टाइम आई होप सो कि आपके साथ स्क्रीन शेयर होगी। डिसाइडिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी मैं करता हूँ। ओके जी, आ रही होगी अभी शेयरिंग, यस सर। अब ठीक है। यस सर, अब आ गई। ठीक है। सो लास्ट टाइम हम डिसीजंस के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि सडन डिसीजन लेना है या कब लेना है या किस तरह के, बाकी किसी को टीममेट्स को इन्वॉल्व करना है, बीच में नहीं करना, ठीक है। सो इस तरह के हमने डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस था वो देखा था। अब होता क्या डिसीजन में, अभी जो है वो मैं एक आपके सामने एक पॉइंट भी अभी हाईलाइट करूँगा, ठीक है, कि डिसीजन हमेशा इस बेस के ऊपर होता है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हों, आपके पास फ़ैसला लेने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल हो। अगर आपके पास चॉइस ही एक है तो फिर जो है ना डिसीजन ही आप ले रहे होते, फिर तो एक ही चॉइस होती है आपके पास, डिसाइड करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो डिसीजन जो है वो हमेशा जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, ठीक है, जब मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप लेते हैं, ठीक है। और रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी यही है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं और आप उसमें बेस्ट चॉइस को देखते हैं, जो भी आपके ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स को या एम्स को या बजट को या टाइम फ्रेम को या फैसिलिटीज़ को, जिस चीज़ को मीट कर रही है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है वो एक रीज़नेबल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, सो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक बेस्ट डिसीजन लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। और आज हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकल या कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड एक दो चीज़ें हैं, खैर इतनी नहीं है न्यूमेरिकल बेस्ड, लेकिन सम हाउ कोई ना कोई मॉडलिंग है जिसको कि हम यूज़ कर रहे होंगे।
सो इसमें कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं जो कि आपने डिसीजन जब लेना हो तो उसके अंदर। अब यहाँ पे एक मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी, लास्ट टाइम जब हम डिसीजन का पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जब आपको आपके पास कम इंफॉर्मेशन होती है और उस कम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, कोई सडन डिसीजन ये इस सेंस में। सो अभी एट द मोमेंट रैशनल डिसीजन में क्या है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है और वो एक पूल के अंदर से लेट्स से ऑप्शन ए बी सी, सो आप उसमें से कोई ना कोई बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, या जो आपका प्रायर नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको असेस करें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कि आप रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करें, ठीक है। और जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली डिसीजन फिर उसमें से ही लिया जाएगा। और वो फैक्ट्स या आपके पास जो डेटा होता है वो कहाँ से आपके पास आता है, वो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या जो आपको बजट एलोकेशन है या जो टाइम है, उस सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हुए ही। अब इसमें एक चीज़ अक्सर आपको सेशन के अंदर जो हम असेसमेंट्स ले रहे होते हैं उसको हम नाम एक देते हैं सेशनल। सो वो विद इन द सेशन जो है वो उसको असेस किया जाता है, उसमें हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और उस टाइम के अंदर रहते हुए आप उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए 1 साल या 2 ये इस तरह नहीं है, थोड़ा टाइम और उसके अंदर रहते हुए आप कुछ चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास फैक्ट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिखा हुआ है कि कुछ 5 डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड कर रही थी, और ये वही फैक्टर्स हैं जो कि पहले भी गुजरे हैं। उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ कि इसको सारे एक दफ़ा हाईलाइट करें कि इंजीनियरिंग मैनेजर्स जो हैं शुड सीक अपॉर्चुनिटीज़, इसको ज़रा रीड आउट करें टू कॉन्स्टेंटली एक्वायर यानी कि गेन करें एक्सपीरियंस रिगार्डिंग व्हेन वेयर एंड व्हाट डिसीजंस आर टू बी मेड, हाउ डिसीजंस कैन बी मेड, ठीक है, इज डेलिब्रेटेड इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो अभी ऑब्वियसली वही हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये व्हाट वेयर व्हेन वाली इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आपने पहले भी किसी चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं किसी और चीज़ के साथ? या सर वो मैनेजमेंट में पढ़ी थी शायद। जी है तो सारी वैसे मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट में कहाँ पे करके नहीं सर वो प्लानिंग में पढ़ी थी। यस सर। ये आप लोगों ने मिड टर्म में भी क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग में सर। यस सर। प्लानिंग के अंदर और ऑर्गेनाइजिंग या मैंने प्लानिंग के सर अंदर खास करके प्लान जब आप कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी सारे लोगों ने अपने मिड टर्म के अंदर ये स्टेटमेंट मेंशन भी की हुई थी, ठीक है। सर वो हमने उसमें भी की है जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें। ठीक है। सो अब ये चीज़ें अक्सर इनको शायद आपको पता हो, इसको 5 Ws भी कह लेते हैं, ये कहीं और भी यूज़ होते रहते हैं अक्सर, क्या ख्याल है? ये व्हेन वेयर इस यस सर 5 टॉपिक्स W सर। हट के भी, ठीक है, ये बड़े कॉमन से यूज़ होते रहते हैं इस तरह की चीज़ें जो। सो जो एक इंजीनियरिंग मैनेजर है प्लानिंग पे भी आप उसको यही कुछ चीज़ें फोकस करने को कह रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग में भी माइट भी आप उसे यही सजेस्ट करें, डिसीजन में भी सजेस्ट करें। सो ये चीज़ें अभी बोलने में काफ़ी आसान सी लग रही हैं, बताने में कैसे कर लो ऐसे कर लो। आज कुछ थोड़ा सा देखेंगे भी कि वो कुछ करके कुछ टेबल्स या कुछ इंफॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करता है। अदरवाइज़ तो इट्स क्वाइट इजी कि आप उसको कहें कि आप ये देखें कि कब आपको डिसीजन लेना है, कहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, इस तरह की सारी बातें हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोटिवेशनल जो लेक्चर्स होते हैं या किसी को बातों से बताना थोड़ा इजी होता है, ऑब्वियसली डिसीजन लेना जिसने लेना है दैट इज़ बिट टफ। सो सबसे पहले तो ये कि कौन सी सिचुएशन के ऊपर आपने डिसीजन लेना है, ये क्या सिचुएशन है या किस तरह से आपने उस सिचुएशन को हैंडल करना है। सो सिचुएशन के अंदर व्हाट और हाउ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास सीक्वेंस हैं कि इवेंट्स कैसे हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, किस पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, ठीक है। कौन क्या क्या वाक़यात आए हैं जो कि आपको उस पॉइंट तक उस कंडीशन के ऊपर ले गए, ठीक है। किन्होंने आपको ड्रैग किया है और किस किस तरह से वो वहाँ पर लेके चलें। पीपल हो सकते हैं,
ठीक है, इसके अंदर हु के अंदर लिखा हुआ जिसके अंदर आपके पास अब डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो या तो डिसीजन ले रहे हैं या जिनके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं या जिनके ऊपर आपके डिसीजन अप्लाई होंगे या आपके डिसीजन जिनके ऊपर असरअंदाज होने जा रहे हैं या जिनकी वजह से ले रहे हैं या जो लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली पर्सनल नीड्स, ईगोज़, पर्सनालिटीज़, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक अगर कोई मैनेजर ये इस तरह से पर्सनल रिवेंज के लिए या पर्सनल किसी नीड के लिए, ठीक है, वो कोई डिसीजन ले रहा हो, वो कंपनी के जो विजन या मिशन है या मोटिव जो है वो उसके ऊपर ना बेस कर रहा हो, या जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स को ना देख रहा हो, उसके अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट बीच में मौजूद हों, या सम टाइम कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें वो किसी को थ्रेट कर सकता है। ठीक है, या वो कंसल्टेशन के अंदर अगर कोई बंदा कंसल्ट करना चाह रहा है और उसको वो अपनी ईगो का मसला भी बना सकता है। खैर, सो उसके ऊपर कोई रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है उस टाइम के ऊपर। सो वैसे तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन का या सजेशंस का ये है कि आप इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं, और वो हम ऑन एंड ऑफ हमने डिस्कस भी किया है। और प्लेस है, लोकेशन है ऑब्वियसली कि कहाँ पर वेयर जो है वो आप उन डिसीजंस को ले रहे हैं, टाइम है कब उसको करना है। और ऑब्वियसली कभी बड़ा टफ़ टाइम भी होता है, कभी आपको प्रेशर लेना भी पड़ता है, और कभी ये भी होता है कि आप डिसीजन नहीं लेते, आप उसको थोड़ा डिले करते हैं, फिर भी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। सो इट डिपेंड्स के टाइम क्या है। जैसे अक्सर आप पॉलिटिकल डिबेट्स में देखते हैं या करंट अफेयर्स में आप देखते हैं, तो टाइमिंग का जो फैक्टर है वो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किस रीज़न की बेस के ऊपर उसकी कॉज क्या बनी है, क्यों वो प्रॉब्लम अकर हुई है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रख के डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब ये तो कुछ पॉइंट्स थे, ऑब्वियसली इस पे सारे बात कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों के ऊपर देखें, और ऑब्वियसली आप फैक्ट्स वगैरह फाइंड आउट करें, उनकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज हैं कि कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम की कैटेगरी है, वो किन से बेस कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट देयर आर सेवरल गुड सोर्सेज फॉर आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एट हैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अकर हुई है तो उसके बहुत रेलिवेंट सोर्सेज होते हैं जिनसे आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि आपके डिसीजन में हेल्प कर सकती है, आपको किसी चीज़ों का पता चल सकता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपके पास प्रॉब्लम की कैटेगरीज बनी हुई हैं, प्रॉब्लम कैटेगरीज। ठीक है जी, और उसके आगे कुछ सोर्सेज हैं जिनसे वो प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड कर रही हैं। ठीक है, अब लेट्स इक्विपमेंट हैं, तो इक्विपमेंट का जो ताल्लुक है वो प्लांट ऑपरेशंस पर्सनल्स के साथ है। टेक्निकल के अंदर आपके पास इंजीनियर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनके पास डायरेक्ट जो है वो टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल है। कस्टमर इंक्वायरी अगर है तो उसके लिए सेल्स के जो लोग हैं वो, कस्टमर कंप्लेंट्स के अंदर भी सर्विस एंड सेल्स के जो लोग हैं, मटीरियल एंड पार्ट्स के अंदर, ठीक है, जो डिलीवरी और इंस्पेक्शन के अंदर आ रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर प्रोडक्शन स्टाफ आ। सो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं कि अगर इनमें किसी को कोई इशू होता है तो कौन से सोर्सेज हैं जो कि उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओबियसली अगर मार्केट में आप अपने कंपटीटर्स को देखना चाह रहे हैं और आप इस तरह की कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं और कुछ फीचर्स जो है उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग जो पर्सनल्स हैं उनकी आपको हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। अब ये सारे पॉइंट्स जो मेरे सामने आ रहे हैं, इनको रीड आउट करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिनको ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करें। अब मेरे पास होगा क्या बेसिकली कि सपोज़ मेरे पास जो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं वो हैं। सपोज़ हो सकता है आप हायरिंग कर रहे हैं तो आप उसका डिग्री देख लें कि इलेक्ट्रिकल का हो, फिर आप उसके इंटर्नशिप्स या इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस को देख लें। अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स को आप हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिग्री मस्ट होनी चाहिए, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। फिर कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं कि उसने कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ इंटर्नशिप्स इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, नहीं की हुई, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, क्या कुछ है। सो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं जो कि आपने
बनाए हुए होंगे। और ऑब्वियसली आपके पास सपोज मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया हुआ, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर मैं उनको जज कर रहा हूँ, और एट द एंड मैंने उनको एक सर्टन वेटेड स्कोर दे दिया और उसकी बेस के ऊपर मैं अपनी हायरिंग कर लूँगा। सो यहाँ पे मुझे ये कुछ सीखने को मिला कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन की बेस के ऊपर मेरे पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या उन क्राइटेरिया को वो मीट करते हैं नहीं करते, और फिर उसकी बेस के ऊपर मेरे पास कुछ मार्क्स हैं कि मैक्सिमम को मैं 10 रैंक कर रहा हूँ और जो लोएस्ट है उसको मैं 1 रैंक कर रहा हूँ। और अगर कोई नेसेसरी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता तो उसको मैं गो हेड नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर आप देखें गो लिखा हुआ है, यानी कि उनकी जो कंपलसरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, ठीक है, और एट द एंड आप उसका वेटेड स्कोर देख रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। अब अगर हम इन पॉइंट्स को देख रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये पॉइंट्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये टेबल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टेबल पे मैं ऑब्वियसली एक दफ़ा दोबारा भी जाऊँगा। सो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि डिफ़ाइन द, ये थर्ड पॉइंट है मेरे पास, जिनके अंदर कुछ पॉइंट्स पहले गुजर चुके हैं कि डिफ़ाइन द रियल प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है, और उसके इनहेरिट रूट्स देखें कि वो किस वजह से आ रही, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको अक्कर हुई है तो उसको देखें कि आपका डिज़ायर रिस्पांस क्या था और एक्चुअल आपको क्या मिली। अभी ऑब्वियसली कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब आपके पास आप रियलिटी पे कुछ कर रहे होते हो तो आपकी एक डिज़ायर या एक्सपेक्टेड आपकी एक आउटपुट होती है, लाजमी नहीं कि एक्चुअल आपको मिल रही हो। तो आप उस डेविएशन को देख रहे होंगे ऑब्वियसली, और उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने रिज़ल्ट्स को देखें कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है और जो मेजरेबल रिज़ल्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उसकी बेस के ऊपर कुछ डिसीजंस आप लें। और अल्टरनेटिव्स जो हैं, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप देखें कि इसके अलावा भी क्या कुछ आप कर सकते हैं। और आप जो आपके टीममेट्स हैं उनको आप सजेशंस के लिए ओपन रखें, ठीक है, उनको आप क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है, और उनको आप जो है वो डिस्करेज ना करें कि वो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिसिपेट ही ना कर सकें। सो अगर आपको अल्टरनेटिव्स की तरफ लेके जाना है और आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे तो आप काम कर ही रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपकी टीम बड़ा मैटर करती है और उनको मोटिवेशन आपने देनी है, ना कि उनके सजेशंस को जो है वो आप डिस्करेज कर रहे हैं। तो डिस्करेज नहीं करना, उनकी ऑब्वियसली आपने सजेशंस लेनी है। सो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी तो उसमें से कोई ना कोई बेस्ट जो है उसको आप चूज़ करें, जो कि आपके कंपनी को या आपके विजन को या आपके मिशन या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही हो, और उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, जिसका यानी कि मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा हो आपके कंपनी के ऊपर या उस यूनिट के ऊपर या इस सेंस में, ठीक है। और ये आपकी सोच होनी चाहिए, और आप पूरा उसको टाइम दें, वक्त दें, फिर कोई फिजिबल जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और चॉइसेस की तरफ जाएं। और जब आप इन पोजीशंस में आ रहे हैं कि आप कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देख रहे हैं, आप फैक्ट्स को भी देख रहे हैं, आप डेविएशंस भी देख रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियल उसका डिज़ायर परफॉर्मेंस, और आपने कुछ पैरामीटर्स भी सेट कर लिए, आप डिसीजन की पोजीशन में भी हैं, आप उसमें से फिजिबल डिसीजन भी लेने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इम्प्लीमेंटेशन की आपने तरफ जाना है। लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले जो मैंने पहली लाइन आपको बताई थी आज के लेक्चर में, अभी उसको एक दफ़ा मैंने कहा था कि अभी आएगी, तो वो नोट्स के तौर पे आप देख लें। क्या डिसीजन इज़ नथिंग बट द चॉइस अमंग सेवरल अवेलेबल ऑप्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और एड्रेस एन इशू। मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर से आप एक चॉइस को ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल दैन नो डिसीजन इज़ नीडेड। यही मैंने आते साथ आपको कहा था कि आपको नोट्स के तौर पे कहीं नज़र आएगी यकीनन ये चीज़। सो अगर आपको ऑप्शन ही है क्या, सो ऑब्वियसली फिर तो आप बाउंड है ना, कुछ चॉइस नहीं है। सो जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप क्या करें, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की अब टाइम है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट के लिए जब ये चैप्टर हम अभी पढ़ रहे थे, आगाज़ में हमने देखा था कि जब आप डिसीजन ले लें तो फिर आप उसको कन्वे करें,
फिर आप उसको कम्युनिकेट करें और लोगों को मोटिवेट करें और उसमें से बेस्ट पर्सन फॉर द राइट जॉब देखें। और अगर किसी की ग्रूमिंग होने वाली है, किसी को कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, तो उनकी स्किल्स जो हैं उनको आप इम्प्रूव करें। देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज़ है वो हमारे पास कुछ प्लानिंग में, कुछ ऑर्गेनाइजिंग में और कुछ इस इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें गुजरी हैं कि अगर आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो किस सेंस में करना। ऑब्वियसली पॉलिसीज़ बताएंगे, आप उसका एक रोड मैप डिसाइड करेंगे, कुछ स्केजुअल, कोई डेट, कोई टाइम फ्रेम्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ आपकी बजट कंस्ट्रेंट्स, और वो सारी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। लाइकवाइज सेम कि आपने एक FYP आपका सिलेक्ट हो गया था 7वें सेमेस्टर के आगाज़ में, तो अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जो क्या कुछ आपको वहाँ पर ज़रूरत थी उसको जस्ट इमेजिन लाइक अ फुल फ्लैज प्रोजेक्ट जो कि आपको इंडस्ट्री में मिल सकता है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर फेस करनी पड़ी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्वियसली लिखी होंगी। माइलस्टोन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने कोई टाइम फ्रेम दिया, डेट्स दी हैं, YP1 हो रही हैं, YP2 हो रही हैं, कभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कभी आप रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। जो जो स्टेप्स आप ले रहे हैं वो लिख रहे हैं, किसी मैथडोलॉजी को आप चूज़ करें। फिर आप अपने बजट को आपने देखा है, कोई सेंसर आप लगा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहे, कोई आपके महंगा पड़ रहा है, कोई नहीं पड़ रहा। फिर 2-3 लोग हैं, उसको आपने डिवाइड किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट पे, कोई प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, कोई कंपोनेंट्स लेके आ रहा है समहाउ, कोई सोल्डरिंग पे काम कर रहा है हार्डवेयर के ऊपर, कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर अब लेट से अगर आपके पास एक चॉइस हो कि आपने प्रोजेक्ट करना है या आपने कोई कोर्सेज पढ़ने हैं, ये MS में सम टाइम होता है कि विद थीसिस एंड विदाउट थीसिस। सो अगर आपने एक डिसीजन ले लिया और आप ठीक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर वो यूज़लेस, ठीक है। डिसीजंस दैट आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड आर यूज़लेस। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया, अब 2-3 लोग हैं, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ की तरफ लेके नहीं जा रहे, सो जो उसकी अप्रूवल है या जो आपका सिनॉप्सिस या उस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं जो कि आगाज़ में हुई थी, उनका फ़ायदा कोई। हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक रैशनल डिसीजन एनालिसिस टूल है। एक हमारे पास हमें बताया गया कि डिसीजंस किस बेस के ऊपर लेने हैं। ये वही टेबल है जो कि पॉइंट्स से पहले मैं आपको इस टेबल पे लेके आया था, क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स थे वो हो सकता है कि इस टेबल से इंटरलिंक्ड होते, ठीक है। सो ये अभी हमने इसमें डिसीजन देखना है कि किस तरह लिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो डिफाइन अ सेट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया नीडेड फॉर मेकिंग द डिसीजन, ठीक है। आपने एक क्राइटेरिया उसको सेट कर लिया कि ये चीज़ें मैंने इंटरव्यू के अंदर या ये चीज़ें हमने चेक करनी है, ठीक है। सो द नेसेसरी क्राइटेरिया आर दोज दैट मस्ट बी मेट। अब एक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करने जा रहे हैं और जिसके पास PC नंबर हो, ठीक है। सो ये आपका नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है, ये वो चीज़ है, इसके ऊपर आप टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं सपोज़, उसका भी ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट किया होगा, लेकिन इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कहीं ना कहीं उसकी वीकनेसेस हो सकता है मे बी इग्नोर की जा सकें, मे बी उसको एक रूम प्रोवाइड किया गया हो। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही नहीं है तो वो फिर आगे किसी भी ऑप्शन के लिए, किसी भी क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो फंडामेंटल चीज़ क्या है, द नेसेसरी क्राइटेरिया आर दोज दैट मस्ट बी मेट। सो अगर आप फर्स्ट लाइन के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कि गो गो गो, दैट मीन्स इट फील्स लाइक ये नेसेसरी लिमिट्स थी और इसके आगे कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं है कि इसके ऊपर कोई मार्क्स आपको नहीं मिले। ये वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो कि लाजमी मीट होनी चाहिए। सो गो हेड का मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट क्राइटेरियाज जो हैं उनको चेक किया जाए, दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड। और अगर ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया मीट ही नहीं करता तो आप ऑप्शन में लाई नहीं करते, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल ऑल एंट्री लेवल इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये वो चीज़ है जो कि मैं आपको कह रहा था कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट आपके पास, ठीक है। जस्ट अ सेकंड।
अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो इसमें क्या है कि अंडर ग्रेड की डिग्री की जो है कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। सो वो मैं आपसे पहले ही उसका जिक्र कर चुका था कि वो अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, उन पे भी जिक्र करते हैं। सो सम हायरिंग कंपनीज में डिफाइन अ ग्रेड पॉइंट एवरेज, जैसे जीपीए या CGPA, ठीक है, 3.5 आउट ऑफ 4 मैक्सिमम एज द कट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल बिलो विच एन एप्लीकेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये भी हो सकता है कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो, डिग्री हो उसकी, और साथ में क्या है कि CGPA उस पर फॉल करता नहीं करता, ये यहाँ से भी गो हेड को मैं इसको ऑब्वियसली कट ऑफ लगाया जा सकता है, अगले कंसिडर ही नहीं होंगे, ठीक है। सो ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि कंपलसरी की तरफ आप लेके जा रहे हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली हर एक पे तो कट ऑफ नहीं, कुछ चीज़ें आप इंटरव्यू के अंदर, कुछ टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जज करते हैं जिसको आपने ऐड के अंदर या ऑन अ फर्स्ट हैंड इग्नोर नहीं किया होता। सो वो आपके पास सफिशेंट क्राइटेरिया है, जैसे सफिशेंसी लेवल को आप चेक कर रहे हैं। सफिशेंसी क्राइटेरिया क्या है कि जो कि लाजमी नहीं है कि वो हो सकता है, अगर होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा तो आपको बुरे मार्क्स मिल जाएंगे। और वो अच्छे या बुरे से क्या मुराद है कि एक रेंज सेट कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक क्राइटेरिया रख लेते हैं 10 और 1 का, अक्सर आप रैंकिंग के अंदर या फीडबैक्स के अंदर या जब रैंक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, सो उसके अंदर आम ये चीज़ है कि ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, फैक्टर्स हाई टू लो के लिए ना। सो साथ में कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ये तो चलें, ये हो गया। फिर हायरिंग के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट कौन सा था, किस फील्ड पे था, किस टाइप का था, उसके ऊपर कोई रिसर्च पब्लिकेशन निकली है नहीं निकली, R&D की अगर जॉब है या क्या, मतलब क्या चीज़ है वो ऑब्वियसली। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब इनके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने हैं, या तो मिलने हैं या नहीं मिलने, इनकी भी इन चीज़ों की बेस के ऊपर डिसीजंस होने हैं। अब वो CGPA या डिग्री वाली बात नहीं है, तो वो कुछ कंपलसरी होती हैं और कुछ आपके पास जो है उनके आपको मार्क्स मिलने हैं। और मार्क्स आपको कैसे मिलने हैं? मार्क्स आपको मिलेंगे जी 10 मोस्ट प्रेफरेबल और 1 जो है वो लीस्ट प्रेफरेबल, ठीक है। उसमें 10 अच्छे के मिलेंगे और 1 जो है वो, और ये एक बड़ी एक कॉमन सी बात होती है, ये वो वाला 1 नहीं है, ठीक है। बैक इन 2013 मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी यहाँ पे, सो 8 साल पहले की बात है। सो उसमें क्या था कि फीडबैक अक्सर उसके क्लासरूम्स के अंदर देते थे। तो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स, अभी सेकंड सेमेस्टर वालों को इतना है ऑब्वियसली आइडिया भी नहीं होता कि क्या चीज़ें चाह रही हैं। वो एक स्टूडेंट बाहर आया तो मुझे कहता सर जी गुड ही दे दिए सारे, 1 नंबर ही रैंक कर दिया आपको ना। सो मैंने अभी वो फीडबैक का फॉर्म नहीं देखा, मुझे नहीं आइडिया था कि वो यानी कि इसका 1 से क्या मुराद है और इसका 5 या 10 से, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। साथ ही उसका एक दोस्त खड़ा हुआ था जिसने उसको बताया कि भाई 1 जो है वो आप जो कह रहे हैं ना कि 1 नहीं दे दिया, गुड ही कर दिए, 1 नंबर ही कर दिए, सो वो सबसे कम लीस्ट होता है। तो ये कहता अच्छा, कहता सर मैं वापस जाता हूँ। सो मुझे तो खैर नहीं पता था, मैं तो जस्ट उनकी बात सुन रहा था कि क्या कह रहे हैं और ये क्या करने की कोशिश करें। वापस गया, उसने एक नया फॉर्म लिया। अब उसकी उनकी सारी बातों से फिर वहीं पे एक नतीजा ये निकला कि वो कल एक और टीचर को गुड कंसिडर करवा के 1 नंबर सारे दे के आ चुका है, और ऑब्वियसली वो तो पास्ट बन चुका है, वो जाके वहाँ पे उसको ठीक नहीं कर सकता। सो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे मेंशन होता है कि लट से जी 10 से क्या मुराद है 9, 8 और सारी चीज़ मेंशन होती। सो नो वन बॉदर टू रीड के जी उसका मतलब क्या, ठीक है। सो मेरे पास उसने खैर उस वक्त वक्ती तौर पे वो बात कर दी तो वो ठीक था। सो इस तरह का भी बाज़ दफ़ा होता है कि, और अब ये जो चीज़ है उसको ऑब्वियसली जो इंटरव्यू पैनल है वो तो साफ ज़ाहिर इन चीज़ों से गुजर चुका होता है, उनको तो ऑब्वियसली अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तक आप पहुँचे और आपको ये नहीं आइडिया कि 1 या 10 या रैंकिंग, ये जितने भी अक्सर आपने देखा होगा आपके कुछ जानने वाले जो होते हैं वो कुछ डिपार्टमेंट्स में डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं सोशल साइंसेज वगैरह से रिलेटेड, तो आपसे कुछ वो क्वेश्चनर फॉर्म्स फिल करवाते हैं। शायद आपको किसी ने कहा कि क्वेश्चनर फिल कर दें, उनके प्रोजेक्ट्स या उनकी असाइनमेंट्स इस तरह की होती हैं। वो लोगों के इंटरव्यूज़ या लोगों के रिमार्क्स ले रहे होते हैं, या अक्सर आप मीडिया के ऊपर देखते हैं कि पोल्स हुए हैं तो उस पोल्स के अंदर
कारकर्दगी को कैसा जी रैंक किया जा रहा है, दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हो सकती, तो आपको उसकी बेस के ऊपर कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं वो ऑब्वियसली मिलते हैं। सो और जो इम्पोर्टेंट हैं फिर उस पे नहीं मार्क्स होते, इम्पोर्टेंट पे इम्पोर्टेंट सॉरी कह रहा हूँ, जो कंपलसरी हैं मैंडेटरी हैं उसके ऊपर मार्क्स नहीं होते। वो ऑब्वियसली वो हर हाल में वो चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए, लाइक वाइज कि एक इंजीनियर हो और उसका इतना जीपीए रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सो उसके लिए आप गो का जो वर्ड है वो लेट से यूज़ कर लेते, जो नेसेसरी क्राइटेरिया, ठीक। और नेसेसरी के अलावा जो बाकी चीज़ें उनमें फिर आप मार्क्स दे देते हैं, ठीक। ये आप सारे ऑप्शंस के लिए कर लेते हैं, सारे क्राइटेरियाज़ के लिए कर लेते हैं। फिर उसका कुछ वेटेड जो स्कोर है उसको कैलकुलेट कर, जब आपने ये नंबर लगा दिए तो आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इनके मार्क्स ऑब्वियसली बने। कि सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पॉइंट था, तो उसमें मैं देखा कम्युनिकेशन स्किल्स में माइट भी हो सकता है उसके 10 में से 6 हों, ठीक है। इसी तरह टेक्निकल नॉलेज का था, जिसमें मैं उनका टेक्निकल नॉलेज देख रहा था, वाइवा वगैरह चेक कर रहा था, उसमें हो सकता है उसके 10 में से 10 हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली मार्क्स ऐड अप, सेम लाइक वाइज जैसे आप क्विज़ेस दे रहे हैं, जैसे लेट से आप मिड टर्म्स दे रहे हैं, जैसे आप फाइनल टर्म्स दे रहे हैं, तो ये तो सारे आपके मैथमेटिकल टाइप न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें हैं। जैसे ये वाला कोर्स है, इसमें थोड़ी सी वैरायटी है, कोई असाइनमेंट आ गई, रिपोर्ट राइटिंग है, कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो कि वर्बल उसमें देखे जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज हो सकता है उसको चेक, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया। सो ये इसके बेस के ऊपर जो है चीज़ें की होती, ठीक है। तो अब दोबारा ज़रा वापस टेबल पे जाते हैं। ये वो कुछ चीज़ थी कि जी ऑप्शन ए है तो गो हेड दे दिया इस पे, और क्राइटेरिया 2 दैट कुड बी एनी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्राइटेरिया जो है उसको रिवील नहीं किया गया कि क्या क्राइटेरिया, दैट कुड बी एनी। और ऑब्वियसली क्राइटेरिया में मैं बार बार बातें कर रहा हूँ, टेक्निकल, वर्बल, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, कभी इंटर्नशिप्स की, कभी वर्कशॉप्स की। सो ये इसमें से इसको लेट से जी 4 मिले में, एक को 8 मिले में, एक को 10 मार्क्स मिले, किसी को 6, 10, 7, 10, 6। अब अगर आप देखें सो ये जो टोटल वेटेड स्कोर है ये आपको बड़ा एक एम्बिगुअस सी चीज़ लग रही है कि अगर आप इसको सम करें सो दैट इज़ नॉट 150, दैट इज़ नॉट 178, दैट इज़ नॉट 199। अब इसमें चीज़ क्या है, यहाँ पे कुछ वेटेड स्कोर लिखा हुआ, ठीक है जी, और वेटेड स्कोर के साथ रिलेटिव आपको स्कोर बताया हुआ कि क्राइटेरिया के लिए लेट से रिलेटिव स्कोर 10 है, और क्राइटेरिया 3 के लिए 5 है, और इसके लिए आपके पास 8 है, ठीक है जी। सो अगर आपने जस्ट अ सेकंड में पावर पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसमें देखूँ सो ऑप्शन ए जो है, सपोज इसमें कोई बंदा है, वो कार है जी, ये जी मज़र है, और ये जी शहरियार, चले कर लेते हैं। सो ये अब इसमें वेटेड स्कोर के सेंस में जाने लगे हैं। सो इन्होंने 10 लिए हैं जो कि प्रेफरेबल है, और रिलेटिव मार्किंग के थ्रू 8 हैं, सो दैट विल बी 80। और ये जो हैं इनके 6 मार्क्स हैं, और रिलेटिव मार्क्स जो हैं वो 5 हैं, सो दैट विल बी 30 अगर मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इन्होंने 4 मार्क्स लिए हैं, और रिलेटिव मार्क्स जो हैं वो 10 है। सो अगर इनको आप सम अप करें सो 40, 30 और 80 आपके पास 150 आ रहे हैं। अब ये क्यों लेट से रिलेटिव करा, अगर मैं इन चीज़ों को इसको इग्नोर कर दें इस फैक्टर को, तो स्टिल यू हैव अ चार्ट, ठीक है, स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ मार्क्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। बात समझें, आपके जो भी नंबर आ रहे थे वो आपके एग्जैक्ट मार्क्स होते हैं। लेट से जैसे आप अगर आप किसी कोर्स में देखें तो आपके मार्क्स किधर को जा रहे हैं, इवेंचुअली 100 में से आप ग्रेड हुए होते हैं, ठीक है, मल्टीपल आपकी असेसमेंट्स हो सकती हैं। सो इसकी बेस के ऊपर आप वेटेड स्कोर, अब यहाँ पर ये क्या सिनेरियो है जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पे क्यों मल्टीप्लिकेशन करके और इवेंचुअली एडिशन की जा रही, ये रिलेटिव
ग्रेडिंग है, रिलेटिव मार्क्स हैं इस क्राइटेरिया के। हो सकता है मल्टीपल टीम मेंबर्स जो हैं, मल्टीपल पैनलिस्ट जो हैं वो इस कैंडिडेट को जो है वो इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इंटरव्यू पैनल के अंदर 4 लोग हैं, तो चारों लोग उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी चेक कर रहे हैं, उसके टेक्निकल नॉलेज को भी चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर बंदा एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है या एक दो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी बेस पे वो मार्क्स दे रहा होगा। उसमें कोई बाइस्ड भी हो सकता है, कोई अनबाइस्ड भी हो सकता है आपने कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट बता दिया जिससे उसको वो बाइस्ड दोनों सेंस में हो सकता है। वो इनक्लाइंड भी हो सकता है उस सेंस में कि बहुत आपको पोलाइट ग्रेड करने लग जाए और बहुत स्ट्रिक्ट ग्रेड करने लग जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। कम्युनिकेशन स्किल्स आप बोलें, आपका एक्सेंट कुछ ऐसा है, किसी एक ख़ास एरिया को ज़ाहिर कर गया और वो एरिया उसको पसंद नहीं है, और या वो ख़ुद ही उस एरिया का, सो अगेन देयर इज़ समथिंग फिशी, वो कोई ना कोई मामलात हैं इस तरह के, ठीक है। अब आपका कुछ एरिया ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा था कि उस पर 1-2 बंदे आपकी फ़ील्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने ठीक ठाक आपसे इंटरव्यू लिया, ठीक ठाक स्ट्रिक्ट किस्म के क्वेश्चंस किए, और हो सकता है आपको बहुत लो ग्रेड वो कर रहे हो 1-2, ऑब्वियसली उनका नॉलेज और आपके नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस होगा। सो और हो सकता है कि बाकी जो 2 हैं वो आपको नॉर्मल ग्रेड कर रहे हो। सो रिलेटिव जो है वो कंपैरेटिवली आपको बायसनेस को थोड़ा ख़त्म कर रहा होता है, ठीक है। सो बायसनेस किसी भी फैक्टर के ऊपर हो सकती है, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। सो उस सेंस में आप फिर क्या कर रहे थे कि आप रिलेटिव के साथ उसका वेटेड स्कोर ले रहे हैं। एक तो एग्जैक्ट मार्क्स हैं जो कि आप उस पॉइंट में से ले रहे हैं, और फिर आप उसमें से वेटेड स्कोर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके और देन आप ऐड अप करें। सो ये जो ऑथर है ये जो मॉडल है, उनकी बेस वेटेड स्कोर को या वेटेड फैक्टर को इंक्लूड करने की ये है कि ये रिलेटिवली जो बायसनेस है उसको थोड़ा रिड्यूस करेगी। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे रिवर्स भी हो सकती है, माइट बी फील्स लाइक इससे और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो बट दैट इज़ द वे कि किस तरह से आप, और इसमें ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको भी आप हायर करना चाह रहे हैं। और अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप वेटिंग फैक्टर को नहीं लेके आ रहे, सिंपल आपके पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, आपने 10 या 15 में उसको रैंक करना है, सो यू विल इजीली रैंक। लाइकवाइज जैसे आपका फाइनल जो है वो एग्ज़ाम होता है लैब का, सो हमारे पास कुछ वाइवा के मार्क्स होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं, और उसमें मल्टीपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको रैंक किया जाता है, और परफॉर्मेंस है वो टास्क हुआ नहीं हुआ, उसके एनालिसिस उसके कैसा था, रिजल्ट्स किस तरह के थे, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेमेस्टर ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी पंक्चुअलिटी, आप उस पर आ रहे नहीं आ रहे, इक्विपमेंट ठीक वापस कर रहे नहीं कर रहे, सम हाउ रूब्रिक्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। सो ये वो पॉइंट मेंशन है कि जी आप बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह मेरे पास कुछ और चीज़ें थी जो कि मैं करवानी थी, खैर उस पर टाइम ही काफ़ी लग गया पिछले भी मुझे। अब ये भी एक है कि आप यहाँ पे 2-3 बंदे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है। लेट्स से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक वैकेंसी हुई है इन हाउस, जो है वो प्रमोशन का चक्कर है कि विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एक वैकेंसी आई है, और बजाय कि उसके लिए बाहर का बंदा हायर करने के, वहीं से अगर कोई बंदा हायर किया जाए तो रिलेटिवली सपोज लेट से टीम लीड की एक वैकेंसी आ चुकी, हम चाहते हैं कि एक ज़रूरत महसूस होती है कि 15 लोग ऑलरेडी काम करें, तो हम इनमें से एक को टीम लीड सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी टीम जो है उसके अंडर काम कर रही होगी, वो उनका जो है वो फर्स्ट बॉस होगा, उनको वो बता रहे हैं, और ऑब्वियसली वो अपनी इमीडिएट बॉस को, और वो एक हायरार्की चल रही होती है। सो विद इन दैट डिपार्टमेंट अगर आप कोई बंदा ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो ऑब्वियसली वो टीम को बेहतर जानता है, वो सारे मोरल को, वो कंपनीज़ की सारी चीज़ों को। सो वो एक बेस्ट डिसीजन है कि विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आप ले लें। अगर बाहर से आपको हायरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उसके लिए उतना फिट बैठे या ना बैठे, आप तो ऑब्वियसली उसको इंटरव्यू से जज करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप उसके उतना करीब नहीं है जितना कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर समझते हैं। वो बेहतर भी निकल सकता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिलो भी निकल सकता है,
और हो सकता है कि इंटरव्यू उसकी एग्जैक्ट ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होती, बजाय कि एक बंदा आपके पास काफ़ी देर से काम करे। सो इन सच केसेस हमारे पास 3 कैंडिडेट्स आ चुके हैं, ठीक है। उनके ऊपर नाम भी जो है वो लिख दिए गए हैं कि डॉट है हमारे पास, और 2 और हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। और उनके भी यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मिनिमम एक्सपीरियंस जो है अक्सर लिखा होता है कि मिनिमम CGPA या मिनिमम एक्सपीरियंस, उसके बेस के ऊपर गो अहेड मिल चुका है। और मिनिमम टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ लेट्स से कि जी 5 इयर्स है, तो अगर किसी का एक्सपीरियंस अब 5 साल से ज़्यादा है, कोई 10 साल का काम कर रहा है, वो 20 साल से 30 से, सो उनको कम या ज़्यादा मार्क्स ऑब्वियसली मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी चेक हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ चेक हो रही हैं, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स चेक हो रही। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर मैं आपको वैसे बताने की कोशिश कर रहा था। इनको मैं टेक्निकल वाइवा कह रहा था, किसी को मैं कम्युनिकेशन स्किल्स कह रहा था, किसी को मैं आपकी वर्बल रिपोर्ट राइटिंग इस तरह की स्किल्स कह रहा। सो इनको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिले हुए, और उसी तरह इनका एक वेटेड स्कोर कैलकुलेट हुआ 260, 250, 230। सो आपके ख्याल में किसको आप प्रेफर करेंगे कि आप अगर आप डिसीजन ले रहे हैं? जी 260 सर। जी ऊंचा बोलें जरा जी, किसको प्रेफर करेंगे? सर जिसका ज्यादा स्कोर है सर 260। जिसका तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा स्कोर होगा उसको ही करेंगे। ठीक है, जो कह रहे हैं जी जहरी सी बात है जिसका ज़्यादा स्कोर होगा। ठीक, हाँ जी। और कोई जिनको जहरी बात ना लग रही हो? अच्छा चलें, ये तो जी तस्वीर का एक रुख था। अब ज़रा थोड़ा सा दूसरा रुख, इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल्ड उसके पास एग्जांपल, ऑब्वियसली अभी टाइम नहीं था उसकी डिटेल में जाने में। अब कुछ और है, वो ये कहता है कि ये 260, 250, 230 इट फील्स लाइक कि ये बड़े करीब करीब आंसर हैं, हमने फर्दर इसको अगर रिफाइन करना हो, ठीक है। खैर फील तो हो रहा है 260 को आप अपर हैंड दे दें, लेकिन स्टिल वो अपनी इस चॉइस को जो है फर्दर रिफाइन करना चाह रहा है। सो फर्दर रिफाइन करने के लिए उसके पास जो कुछ चीज़ें उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रैंक विदाउट इम्प्रूविंग, ये जो आपने रैंकिंग की है, ये जो आपने वेटेड स्कोर कैलकुलेट किया, दैट इज़ विदाउट इम्प्रूवमेंट। और फिर ये है कि अगर उसको आप इम्प्रूव कर लें तो उसके अंदर क्या गुंजाइश बन सकती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ये जो आप इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है इसको 5 मार्क्स भी मिले हुए, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास सेकंड के अंदर 5 इसको मिले हुए हैं, और डिसीजन मेकिंग के अंदर इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं ठीक, इसका डिसीजन मेकिंग में दैट इज़ बिट पुअर। और इसी तरह एक्सपीरियंस जो है उसमें फ़र्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डॉट इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। और बैनट जो है उसको 6 मार्क्स मिले हैं, ये लीस्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा फील हो रहा है। और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स जो हैं, रिलेशन स्किल्स, वो भी इनकी वीक है, उस पर इनको 5 मार्क्स मिले। सो कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। तो इम्प्रूवमेंट्स की ये जो कहीं कहीं वाली बात है, इसको अगर एग्जैक्ट वो देखें तो वो कहता है कि adjustments are made based on the expected values of improving the relative score of the identified weakness from 5 to 10। सो जिसका relative जो स्कोर है वो 5 से 10 के दरमियान में जो है वहाँ पर गुंजाइश है कि उनके जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और वीकनेस को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो उसमें होगा कि शॉर्ट कमिंग्स को आपने दूर कर दिया, आपने इम्प्रूव कर लिया। और वो इम्प्रूव करने की फिर उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इम्प्रूवमेंट्स उसमें आ रही हैं। सो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट्स जिसके 10 मार्क्स हैं उसको तो कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, फर्दर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर लेट से मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स किसी के 10 और 10 नहीं आ रहे हैं, सो इट फील्स लाइक देयर इज़ नो नीड टू इम्प्रूवमेंट, अगर मैंने बिल्कुल उसको एक ट्रू सेंस में उसको वैल्यूएट किया हुआ। सो यहाँ पर अब अगर मैं इसको इसमें देखूँ कुछ चीज़ें, इस पे एक दो चीज़ें आप लोगों को मैंने सर्च करने के लिए इसमें देनी है। अभी ज़रा मैं उस पे आता हूँ ज़रा।
यहाँ पे मेरे पर लिखा हुआ एडजस्टेड टोटल स्कोर। अगर हम आप देखें तो जो 260 वाला है उसका एडजस्टेड टोटल स्कोर 292 हो चुका है, और 250 वाले का 277 है, 248 हो चुका है जिसका 230 था। अब इसमें कुछ चीज़ें जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जिनका आपके पास स्कोर जो था वो इसके अंदर अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरे पास एडजस्ट होकर नया स्कोर बन सकता है। सो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो आपके पास डॉड ने जो वो 5 मार्क्स इसकी रैंकिंग बनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, रिलेटिव उसका जो वेटेड फैक्टर था या वेटेड स्कोर था दैट वाज 5, ठीक है। सो 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया। फिर अगर मैं यीगर को देखूं, सो इसने 5 लिया स्कोर, और रिलेटिव जो स्कोर है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ का दैट इज़ 6। सो अब आपके पास 5 और 6 की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह अगर आप लास्ट वन को देखें, सो उसने 5 लिया स्कोर, लेकिन ह्यूमन रिलेशन स्किल्स में लिया है जिसका रिलेटिव स्कोर था 6। सो दैट इज़ 5 इंटू 6। अब ये जो अब इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं ये किन की बेसिस के ऊपर हैं, उनका जो ओल्ड स्कोर था उनकी प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर। सो आपने कोर्स भी पढ़ा हुआ है, और इस चीज़ को ये जितनी बातें हमने डिस्कस की इसको एनालाइज करके यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन कि वाई ही इज सेइंग 80, वाई सेइंग 90, कि करेक्शन की ये प्रोबेबिलिटी 80s 90s और 70s इसमें किस सेंस में जाए। सो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, अब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है 100% के लिए हम क्या प्रोबेबिलिटी लेते हैं 1, 1 ठीक है जी। 100 के लिए 1 हम उसको कंसीडर कर रहे थे। सो अगर किसी के इम्प्रूवमेंट्स को करेक्ट करने की एबिलिटी 80% है सो दैट इज़ 0.8, अगर किसी की 90 है सो दैट इज़ 0.9, और अगर 60 है सो दैट इज़ द 0.6। द ओनली थिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई वो ये है कि इस टॉपिक को गो थ्रू करें और जस्ट फाइंड इट आउट कि वाई इज सेइंग कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन जो है वो दैट इज़ 80 फॉर द डॉट, 90 फॉर द ईगर, 60 फॉर द बिनेट, ठीक है। सो और इससे क्या होगा, इससे आपको एक एडजस्टेड स्कोर मिलेगा। स्टिल यहाँ पर भी अगर आप देखें सो जो उसमें फर्स्ट डॉट वो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन पे ही है। सो दोनों केसेस में जो मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस है, जो मोस्ट विनिंग कैंडिडेट है फॉर दिस होल सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके अंदर डॉट ही जो है वो ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल थी पूरी वो एक इन हाउस प्रमोशन की बेस के ऊपर थी, और बाहर के बंदे को हायर करना नहीं करना वो एक लॉन्ग एक एग्जांपल है, ठीक है। ये 4.1 जिसको मैंने खैर जिक्र करना था, लेकिन एनी हो ये उसी का ही कुछ पोर्शन जो है वो आगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सिंपली इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम यू विल कम अप विद द सॉल्यूशन कि ये जी उसने किस तरह से किया हो। किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया हो तो वो मुझे बता दें। सो आई होप सो कि अटेंडेंस वगैरह वाले इस तरह के मामला जो हैं वो सब के क्लियर हो चुके होंगे। जब मैं अटेंडेंस लगा रहा था तो पार्टिसिपेंट्स वाज 27/9/2024। सो अगेन दैट इज़ क्वाइट अ गुड साइन। साफ ज़रा कहीं पोल गिर गए होंगे, कहीं कनेक्टिविटी का इशू होगा, और कहीं पे कुछ भी हो सकता है। सो खैर जी नहीं हो, ये वो बातें जो कि मुझे लोगों ने बतानी थी तो मैंने खुद ही कह दिया कि ये मसाइल हो सकते हैं। शाम ने जी अभी किया ज्वाइन, फाद इफ्तिखार रब्बी भी नहीं है। सो चलें जी, ठीक है जी। सो अटेंडेंस को सीरियस लें। ये जो मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा हूँ इसको ज़रा ठीक हो जाएं। इसको दो चीज़ें हैं, एक तो ये था कि मैं आपको चुप करके
साफ ज़रे शॉर्ट अटेंडेंस कर देता, क्योंकि दैट इज़ ऑब्वियस 4 साल हो गए हैं आपको, आपने 8 सेमेस्टर पढ़े हैं, 4 साल हैं और बंडल ऑफ 40 40 45 कोर्सेज पढ़ लिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं डेली बेसिस पे खप रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, सर जी वो बड़ा चेक कर रहे होते हैं, सर जी वो पीछे पड़ गए हैं। सो आपका 35,000 और 1 साल लगवाने से बेहतर है कि मैं आपको मल्टीपल टाइम्स वार्न कर दूँ। अगर आपको समझ आनी हुई तो आ जाएगी, नहीं आनी हुई तो रास्ता तो वही, आखिरी मंजिल वही है। ठीक है, सो इट्स बेटर, ठीक है, कि मैं अपना वोट बैंक बनवा के भी आप लोगों को कुछ सही चीज़ बताने में कामयाब हो जाऊँ। ठीक है, सो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। सो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को ऑब्वियसली वार्न करूँ अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस। सो उसके लिए मैंने मल्टीपल टाइम किया, लेकिन अब तो खैर चॉइसेस हमारे पास बहुत कम रह गई हैं, अब तो वार्निंग्स भी आलमोस्ट ओवर हो चुकी हैं। सो अब ऑब्वियसली जो वार्नड केसेस हैं वो छुट्टी नहीं करेंगे। अगर किसी को क्यूरी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। शाम कुछ कहना चाह रहे हैं या वैसे ही माइक ऑन है? ठीक है जी, एवरीवन कैन लीव द मीटिंग, लेक्चर इज़ ओवर। अगर किसी को कोई इशू है सो ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।